दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक वाला ये वीडियो है। वैसे ये तो आईपैड पे आता था, मेरा चेहरा इसमें दिखता नहीं था, लेकिन जो खतरनाक बच्चे हमारे घर में आए हुए हैं वो अभी घूमने गए हैं, तो मैंने सोचा लाओ ऐसे में चेहरे के साथ बना था वीडियो। तो दोस्तों हमने आज जो डिसाइड किया आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, वो आज हिस्ट्री से लिया है हमने, मॉडर्न हिस्ट्री से लिया है दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री से। और देखना कितनी मज़े से आप ये याद करेंगे। और ये एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। जो टॉपिक है दोस्तों वो लिया गया है, आपने देखे होंगे ना 1835 का मैकाले मिनट, फिर 1854 का वुड्स डिस्पैच। ये जो एजुकेशन से रिलेटेड मॉडर्न हिस्ट्री में सुधार हुए थे, शिक्षा सुधार जो हुए थे, एजुकेशन रिफॉर्म्स, शैक्षिक सुधार कहते हैं जिनको, वो है ये टॉपिक दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मज़ा आएगा देखना, टनटनाती हुई चीज़ें याद होंगी। कहानी सुनाते हैं बढ़िया सी, तभी तो याद हो पाएगा। तो दोस्तों 1835 के टाइम पे दो तरह के गुट आपस में लड़ने लगे। एक था दोस्तों प्राच्यवादी, यानी जो भारत की सभ्यता से मोहब्बत करता था, और एक था आंग्लवादी, जो अंग्रेजों की सभ्यता से मोहब्बत करता था। मोहब्बत वाले दोनों ही लोग थे। प्राच्य मतलब पुरानी परंपरा पर जो लोग शौकीन थे, आंग्ल मतलब जिन्हें अंग्रेजी के ज़्यादा लगाव था। तो दोस्तों जो प्राच्य में फेवर कर रहे थे, इनके बीच में विवाद हुआ था आपस में कि इंडिया में जो एजुकेशन देनी चाहिए वो इंग्लिश में देनी चाहिए या फिर हिंदी में, यानी लोकल लैंग्वेज में देनी चाहिए। तो प्राच्य में दोस्तों जो फेमस है वो है जेम्स प्रिंसेप। आप नाम मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं कि जेम्स प्रिंसेप अंग्रेजों जैसा तो नाम लग रहा है साहब, लेकिन वो आंग्लवादी ना होकर प्राच्यवादी ही था। तो एक तो जेम्स प्रिंसेप नाम इम्पोर्टेंट है, एक विल्सन नाम इम्पोर्टेंट है। जेम्स प्रिंसेप मालूम है कौन है? जिसने वो अशोक के वो खोज लिए थे ब्राह्मी लिपि वाले अभिलेख। तो यानी वो अभिलेख खोजता था पुराना तो इसमें प्राच्यवादी हो गया। एक दोस्तों विल्सन आपने पढ़ा। एक दोस्तों चार्ल्स विल्किंस और है, चार्ल्स विल्किंस। इसने एक हिंदुस्तान की बहुत बढ़िया मशहूर किताब का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। बताओ कौन सी, कमेंट करो, चलो बताओ कमेंट में। चार्ल्स विल्किंस ने कौन सी भारतीय पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया है, बताइए। तो ये दोस्तों कुछ 2-3 लोग ऐसे थे जो प्राच्यवादी थे। एक और था, विलियम जोन्स नाम है उसका। क्या नाम है? विलियम जोन्स। ऐसे ये 3-4 नाम आप याद रखेंगे ना दोस्तों, तो आपको टेंशन नहीं रहेगा कि ये कौन से लोग हैं जो प्राच्यवादी हैं। कौन कौन से? जेम्स प्रिंसेप, विल्सन, चार्ल्स विल्किंस और विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की भी स्थापना की थी 1784 में, पता ही होगा, आप इतने समझदार हैं ही। तो कौन? जेम्स प्रिंसेप, बोलो जेम्स प्रिंसेप, विल्सन, चार्ल्स विल्किंस और विलियम जोन्स। ये साहब हिंदी वाले हैं, ये अपने पक्ष के हैं, ठीक। अपनी के परिवार में ये सब थे। वो तो पता नहीं कैसे ये अंग्रेजों में पैदा हुए। मतलब ऐसे कहते नहीं है, मेरा जूता है जापानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, वैसे ही इनके जो है दिमाग हिंदुस्तानी ही था, भले ही ये नस्ल से अंग्रेज रहे हो। तो ये तो दोस्तों थे प्राच्यवादी, ठीक। अब मैं अगले पेज पे लिख रहा हूँ आंग्लवादी भी देख लो आप, जो अंग्रेजी ज़्यादा हमारे यहाँ कहते हैं अंग्रेजी पात्रा तो जो अंग्रेजी ज़्यादा लिबर करते थे, इनमें सबसे बड़ा बाप था दोस्तों, वो था मैकाले। इसी की खोपड़ी चली जिसने हिंदुस्तान में पूरे एजुकेशन सिस्टम में अंग्रेजी की ही भरमार कर दी। एक तो हो गया मैकाले, और एक दोस्तों एल फिंस्टन नाम है उसका, ज़्यादा आप दिमाग मत लगाओ, एल फिंस्टन। ये 2 नाम ही हैं बस, जो मशहूर रहे आंग्लवादियों के पक्ष में लड़ने के लिए। तो मैकाले तो आपको पता ही होगा कौन था, मैकाले की अंग्रेजी चलती है। और एल्फिंस्टन एक और थे, एल्फिंस्टन चाचा, इनको आप समझ लो, हल्का सा ही है। प्राच्यवादियों के 4 नाम याद जरूर रखना जो पुराने वाले थे। कौन कौन से थे? जेम्स प्रिंसेप, विल्सन, चार्ल्स विल्किंस और चौथा कौन सा था? बताओ, विलियम जोन्स। और ये सब अंग्रेजी वाला था मैकाले। दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है कि मैकाले उस वक्त लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष था। किसका अध्यक्ष था? लोक शिक्षा समिति, लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष था, ठीक है। इसका दोस्तों आपको PDF हम भेज देंगे टेलीग्राम पे,
टेंशन मत लो, इसका बढ़िया PDF बना के रेडी है, आपको भेज देंगे। लेकिन आप समझ लोगे तभी तो वो PDF समझ पाओगे। टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लो। तो लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन था उस वक्त दोस्तों? मैकाले। चचा मैकाले हमारे उस शिक्षा समिति के अध्यक्ष थे। तो इन्हीं से कहा, मैकाले साहब से कहा कि अंग्रेजीवादी यानी आंग्लवादी और प्राच्यवादी में जो झगड़ा चल रहा है कि कौन सी लैंग्वेज अपनाई जाए, आप डिसाइड करोगे। तो मैकाले तो दोस्तों नस्ल से भी अंग्रेजी था, तो इसने कहा, लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष भी था, इसने कहा साहब अंग्रेजी चलेगी। और इसी ने दोस्तों दिया मैकाले मिनट। इसने जब घोषणा करी अंग्रेजी चलेगी तो ऐसे मुंह से थोड़ी बोल दिया, एक रिपोर्ट तैयार करी थी। रिपोर्ट, आप लोग जब नौकरी में आएंगे तो मुंह से काम नहीं चलता, लिखा पढ़ी में काम होता है। तो मैकाले मिनट दोस्तों, यानी मैकाले का घोषणा पत्र। मिनट्स को हिंदी में घोषणा पत्र कहते हैं, इंग्लिश में मैकाले मिनट्स कहते हैं। घोषणा पत्र क्या किस में कहते हैं? हिंदी में। हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, ठीक। और ये मैकाले मिनट्स दोस्तों आया 1835 में। कब आया? 1835 में। क्लियर? अब आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी कि जब 1835 में मैकाले मिनट्स आ गया, तब गवर्नर जनरल कौन था इंडिया में? ऐसे भी तो पूछ लिया जाता है। तो 1835 में दोस्तों गवर्नर जनरल सबको पता होगी, आपको, मुझे भरोसा है आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, इतना तो आप जानते ही हैं कि 1835 में गवर्नर जनरल साहब थे, वो कौन थे बताओ? विलियम बेंटिक। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये तो बढ़िया आदमी था, इसने सती प्रथा वगैरह भी खत्म करी थी ना, बढ़िया आदमी था। लेकिन बस दोस्तों यही मैकाले की मोहब्बत में आ गया और इंग्लिश का बोलबाला हिंदुस्तान में इसने शुरू करा दिया। तो 1835 का मैकाले मिनट जब आया, तब गवर्नर कौन था दोस्तों? वो गवर्नर था लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब दोस्तों मैकाले ही मिनट में इंग्लिश को प्राथमिकता दे दी गई, अंग्रेजी चलेगी साहब हिंदुस्तान में, ठीक है। हालांकि इसका बहुत विरोध हुआ, लेकिन क्या करें, इन्होंने कह दी, फिर इनने भी उस पर साइन कर दिए, काम हो गया, कानून तो ये बन गया। अब साहब अंग्रेजी सब तो पढ़ नहीं पाते थे, हम तो आज भी नहीं पढ़ पाते, तब पुराने लोग कैसे पढ़ते होंगे? आज भी हम नहीं पढ़ पा रहे, मतलब पढ़ लेते हैं, समझ नहीं पाते कहना क्या चाह रहा है। बस कोई लड़की बोल दे इंग्लिश में तो बड़ा अच्छा लगता है, हाँ बहुत अच्छा बोला, भले ही उसने कुछ भी बोला हो, भले ही गालियाँ दे रही हो मैं, लेकिन वाह मैडम आप बहुत अच्छा बोलती हो। तो दोस्तों फिर क्या हुआ साहब? लड़की से लौटाओ यही आ जाओ। तो एक नई ट्रिक अपनाई गई कि सब लोग तो इंग्लिश पढ़ नहीं पाएंगे, तो साहब कुछ पढ़े लिखो लोगों को इंग्लिश पढ़ा देते हैं, समझदार लोगों को। फिर वो लोग जो समझदार लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, वो छन छन के छोटे छोटे लोगों को पढ़ाएंगे। ऐसे इस सिद्धांत को कहते हैं दोस्तों फिल्ट्रेशन थ्योरी, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। हिंदी में कहते हैं अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत। अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत। तो किससे रिलेटेड हो गया? ये शिक्षा से रिलेटेड हो गया। अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत किससे रिलेटेड है? शिक्षा से। आपके आरओ का अगर आप पेपर कभी PYQ देखेंगे तो उसमें पूछा गया है कि अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का संबंध किस क्षेत्र से है? A सेना से, B शिक्षा से, C भू राजस्व प्रणाली से, D 1857 में हुए विद्रोह से। तो ये किससे हो गया? एजुकेशन से हो गया कि जैसे पहले साहब बड़े बड़े लोगों को पढ़ा दो, फिर वो लोग जाके गांव देहात में छोटे छोटे लोगों को पढ़ा देंगे, ऐसे छन छन के शिक्षा जाएगी। हालांकि ये इसका बहुत विरोध हुआ और ये फेल हो गया था। इंग्लिश में इसे डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कहते हैं, ठीक। तो ये फेल रहा। अब दोस्तों फेल हो गया तो कोई चीज़ नई आई होगी, तो फिर जब ये फेल हो गया तब एक नया कार्यक्रम आया हिंदुस्तान में 1854 में। मैकाले मिनट्स कब आया था? 1835 में। किसने दिया था? मैकाले ने। गवर्नर कौन था? विलियम बेंटिक, ठीक। कौन सी भाषा अपनाई गई? कौन सी भाषा अपनाई गई? इंग्लिश, ठीक है। यहाँ दोस्तों ये मैकाले इतना खुरापाती था, आपको बताना भूल गया मैं। इस मैकाले ने दोस्तों ये कही थी, इसको साफ करके लिख दूं मैं यहाँ पे अच्छे से, मैं चलो छोड़ो आगे ही समझा देता हूँ मैं, इस पे यहाँ लिख देता हूँ, इस जगह लिख देता हूँ कि मैकाले ने ये कही थी दोस्तों कि हमारे यूरोप का एक छोटा सा कमरा, उस कमरे में रखी एक अलमारी का एक छोटा सा जो खाना होता है, वो पूरे हिंदुस्तान की किताबों से अच्छा है।
ये बात किसने कही? मैकाले ने। मतलब उस मैकाले ये कहना चाह रहा था कि यूरोप की अगर कोई एक अलमारी जिसमें कोई किताब रखी हुई है वो पूरे हिंदुस्तान के साहित्य से अच्छी है। इतना इसने बुरा बुरा कहा है हिंदुस्तान के साहित्य के बारे में। अब मिल जाए तो लठिया दें हम इसे। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट याद रखना, यूरोप का एक लाइब्रेरी वाला सिस्टम पूरे हिंदुस्तान के साहित्य से अच्छा है। किस कथन किसका हो जाएगा? मैकाले का। ठीक, फिर 1854 का वुड्स डिस्पैच आ गया दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वुड्स घोषणा पत्र कह लो, नहीं तो आजकल वुड्स डिस्पैच के नाम से चलता है ये, वुड्स डिस्पैच। ठीक, आपको सब कुछ याद हो जाएगा क्योंकि इसके प्रावधान पूछ लिए जाते हैं। अब वो जमाना नहीं रहा कि 1854 में वुड्स डिस्पैच आया तो गवर्नर कौन था। अब तो खतरनाक पेपर आ रहा है आप लोगों का, तो उसी लेवल पे आप तैयारी भी देखो। तो पहले तो यही देख लो दोस्तों कि गवर्नर कौन था 1854 में, बताइए, मुस्कुराइए, बताइए, अरे बताओ बताओ। डलहौजी साहब थे, है ना? अरे होशियार हो गए हो, डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी थे साहब। कौन? गवर्नर। ठीक है, वुड्स डिस्पैच लाए। वुड्स दोस्तों कौन था ये भी देख लो, इसका पूरा नाम क्या था? चार्ल्स वुड। और ये दोस्तों जो था वुड्स, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रधान था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक संस्था थी, उसका ये चीफ था। ये यूपीएससी में पूछा गया है कि चार्ल्स वुड कौन थे। उसमें ऑप्शन दिए गए थे कि शिक्षा सचिव थे या उप गवर्नर थे, तो कौन थे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मालिक थे। कौन? वुड साहब। ठीक, इन्होंने दोस्तों कहा कि हर चीज इंग्लिश में जरूरी नहीं है, कुछ चीजें हिंदी में भी कर सकते हैं। तो इन्होंने दोस्तों कहा कि जो उच्च शिक्षा है, हायर एजुकेशन है, ग्रेजुएशन वगैरह, इसको तो आप इंग्लिश में पढ़ाओ। ठीक, और जो प्रारंभिक शिक्षा है, कक्षा 5-6 तक तो प्रारंभिक चलते हैं ना हम लोग, उसको आप पढ़ाओ लोकल लैंग्वेज में। ऐसे इन्होंने ये बहुत अच्छी एक सिफारिश करी जो मानी भी गई थी। ठीक, तो वुड्स डिस्पैच के तहत ये कहा गया था कि आप हायर एजुकेशन वालों को तो अंग्रेजी में पढ़ा दो, बाकी चलन दो अपनी कटा लोकल लैंग्वेज में, हिंदी में। मतलब जहाँ का जो रहने वाला है, बिहार का रहने वाला है तो भोजपुरी में पढ़ा दो उसे, है ना? अब आगरे का रहने वाला है तो हिंदी में पढ़ा देना। ठीक, तो प्रारंभिक अगर शिक्षा है तो आप लोकल लैंग्वेज में, जबकि अगर उच्च शिक्षा है तो आप साहब काय में अंग्रेजी में पढ़ा दो। ये बात किसने कही? वुड्स डिस्पैच ने। एक दोस्तों और अच्छी चीज इसने कही, क्योंकि ये पूरा शिक्षा का चल रहा है, तो इसने कहा कि अध्यापकों को भी ट्रेनिंग देनी चाहिए। ये सिफारिशें पूछ ली जाती हैं, ये सिफारिशें हैं। तो अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, अध्यापन मतलब समझते हो? टीचिंग। अध्यापन प्रशिक्षण संस्थाएं खोलनी चाहिए, मतलब टीचर्स को भी ट्रेनिंग की जरूरत है, अध्यापन के लिए भी प्रशिक्षण मिलना चाहिए। ये बात वुड्स डिस्पैच में कही गई थी। ठीक है साहब, एक चीज और है दोस्तों, इन्होंने ये कहा वुड्स साहब ने कि हर चीज का ठेका सरकारी क्यों ले, अगर बच्चों को पढ़ाना है तो सरकारी क्यों पढ़ाए, प्राइवेट लोग भी आए। आजकल प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, कितनी अच्छी बात है। सरकार इतनी जिम्मेदारी ले नहीं पाएगी, वो तो जब आज की सरकार ठीक से नहीं ले पा रही है पढ़ने की जिम्मेदारियां, तो तब तो अंग्रेज राज कर रहे थे, कैसे लेते। तो इन्होंने दोस्तों कहा कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट आए, निजी संस्थाएं आए, सरकार उनकी पैसों से मदद करेगी। मतलब लोग अपना पढ़ाने लगे, कुछ फंड सरकार भी देगी, स्कूल खुलवाओ। तो इसको कहते हैं दोस्तों ग्रांट इन एड्स। ग्रांट इन एड्स यानी कि सहायता। एड माने सहायता होती, एड्स का मतलब वो रोग नहीं जो एड्स हो जाता है, एड्स का मतलब यहाँ हेल्प है। ठीक है, नहीं समझो एड्स फैला रहे हैं ये, ठीक, तो एड्स नहीं भैया, बचे रहो। ठीक है, हेल्प का मतलब यानी सहायता अनुदान, इसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों, सहायता अनुदान। ये बात किसने कही? वुड्स डिस्पैच वाले सिफारिश में, कि हम प्राइवेट इंस्टीट्यूट आप खुलवाइए, सरकार जो है सहायता अनुदान देगी, यानी पैसे देगी आपको, ताकि आप खोल सको, चला सको साहब। और इन्होंने क्या कहा कि हर स्टेट में, प्रत्येक प्रांत में दोस्तों एक बढ़िया सी लोक शिक्षा विभाग भी हो, प्रत्येक प्रांत में। यानी हर प्रत्येक प्रांत होता है ना, प्रांत में लोक शिक्षा विभाग, ये तो आज भी चलता है ना, शिक्षा विभाग हर स्टेट में अपना अपना है। तो लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की इन्होंने
सिफारिश करी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है ये। प्रत्येक प्रांत में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की सिफारिश किसने करी कि हर स्टेट में अपना अपना एक एजुकेशन डिपार्टमेंट होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, ये अंग्रेज कर रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया बात है। और एक चीज दोस्तों इन्होंने ये कही कि 3 यूनिवर्सिटी इंडिया में होनी चाहिए। लंदन यूनिवर्सिटी थी तब अंग्रेज जब थे, इंडिया में कोई यूनिवर्सिटी ही नहीं थी, तो 3 यूनिवर्सिटी दोस्तों खोली गई, सीधे सीधे सब पता होंगी। एक आपकी कलकत्ता वाली खोली गई, एक आपकी मद्रास खोली गई, और एक आपकी बंबई वाली खोली गई। 3 यूनिवर्सिटी दोस्तों किसकी सिफारिश पर खोली गई थी? वुड्स डिस्पैच की सिफारिश पर। कौन कौन सी? कलकत्ता, मद्रास और बंबई। और ये तीनों यूनिवर्सिटीज दोस्तों खोली गई 1857 में। ठीक, जब स्वतंत्रता संग्राम शुरू होने वाला था तभी यूनिवर्सिटी भी खुल रही थी इंडिया में। तो आपने पूरा अभी तक क्या समझ लिया वुड्स डिस्पैच में? ये सब लिखा हुआ है आपके सामने, रिवाइज भी कर लेते हैं कि डलहौजी तो गवर्नर साहब थे, वुड्स साहब कौन थे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे। उच्च शिक्षा के लिए आप अंग्रेजी पढ़ लो, प्रारंभिक शिक्षा के लिए आप लोकल लैंग्वेज पढ़ लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। साथ में ट्रेनिंग भी देंगे हम टीचर्स को, और प्राइवेट कॉलेज अगर खुल रहे हैं तो हम उनके लिए सहायता अनुदान यानी ग्रांट इन एड्स भी देंगे। एड्स मतलब इंग्लिश में इसको एड कहते हैं, AID, एस हटा दो इसमें यार ग्रांट इन एड सही है। ठीक, सहायता अनुदान देंगे, और प्रत्येक प्रांत में लोक शिक्षा विभाग होना चाहिए। यूनिवर्सिटी 3 साहब इसकी सिफारिश पर खुल गई। ये दोस्तों जो क्या चला आपका 1854 में आया हुआ वुड्स डिस्पैच। अब दोस्तों इसके अगले का देखते हैं, अगला क्या है बढ़िया टनटनाते हुए। अगला जो दोस्तों शिक्षा से जुड़ा हुआ कमीशन है वो है हंटर कमीशन। 2 आपने पढ़ लिए, एक आपने मैकाले मिनट पढ़ लिया अंग्रेजी वाला जिसमें वो छन छन के शिक्षा दी जा रही थी, अधोमुखी निश्चेदन सिद्धांत। एक आपने वुड्स डिस्पैच पढ़ लिया। अगला पढ़िए दोस्तों हंटर कमीशन। ठीक, बच्चे आ जाएं टनटनाते हुए, चाचा चाचा मामा मामा करते हुए। उससे पहले मैं कोशिश करूंगा खत्म कर दूं। आज मैंने लठिया दिया एक को, तो मतलब लठिया को गुस्सा हो गया मैं। जब मैं आया ऑफिस से तो देखा मैंने कि इस पे बोर्ड पे जो है वो वाइपर लेके साफ कर रहा था। वाइपर से बताओ, ऐसे तूफानी बच्चे आ गए वाइपर से बोर्ड साफ कर रहे थे। उनकी मम्मियों कुछ नहीं कहती हैं, ठीक है मेहमान है कोई बात नहीं। हंटर कमीशन दोस्तों आया 1882 में। ठीक है, 1882 में। अब फिर आपको देखना पड़ेगा कि वो कौन था फिर गवर्नर। तो 1882 में दोस्तों लॉर्ड कौन से बताओ कौन से थे 1882 में? लॉर्ड रिपन। ठीक, लॉर्ड रिपन साहब कौन थे साहब? इसके लॉर्ड रिपन साहब तब थे गवर्नर जनरल जब ये हंटर कमीशन आया। हंटर साहब ही इसके अध्यक्ष थे, इसलिए इसका नाम हंटर हो गया। ठीक, इन्होंने दोस्तों एक बात कही, इन्होंने कहा कि जो शिक्षा है उसकी जिम्मेदारी सरकार तो उठा ही रही है, प्राइवेट भी उठा रही है, साथ में आप एक काम करो, कुछ जिम्मेदारी आप जिला और नगर बोर्ड को दे दो। यानी कि म्यूनिसिपालिटी कहते हैं ना, नगर पालिका और ये सब चीज़ें, यानी नगर और जिला बोर्डों को भी दे दो। ये बात किसने कही? नगर प्लस जिला बोर्ड्स को दे दो शिक्षा की जिम्मेदारी। ये बात कही है दोस्तों हंटर कमीशन में 1882 के तहत। आपको हंटर कमीशन में सिर्फ इतना ही समझना है कि इसने ये सिफारिश की थी, जो सिफारिश दोस्तों मानी गई नहीं मानी गई इस पर किसी किताब में कोई उल्लेख नहीं है। हमने NCERT भी ट्राई करी और हमने क्विक बुक भी ट्राई करी, हमने इंटरनेट पे भी तलाशा, ये हमको नहीं मिला कहीं कि ये सिफारिश मानी गई कि नहीं मानी गई, पता नहीं। बस ये सिफारिश इन्होंने की थी, बस वो हम आपको बता रहे हैं। हंटर कमीशन दोस्तों 1882 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में गठित हुआ था। तो सबसे पहला कौन सा हो गया? मैकाले वाला 1835 में। गवर्नर कौन था? विलियम बेंटिक। फिर कौन से आए? वुड्स डिस्पैच, तब गवर्नर कौन था? डलहौजी। कब आया था? 1854 में। फिर 1882 में कौन सा आया? हंटर कमीशन। और गवर्नर कौन है? बोलो, रिपन। ठीक, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा और रह गया है। 1882 के बाद दोस्तों एक रेले कमीशन आया, रेले आयोग। ठीक, ये रेले आयोग कब आया? 1902 में। ये कभी कभी इसका क्रम पूछ लिया जाता है, सीक्वेंस। मैकाले, वुड्स डिस्पैच, रेले, हंटर, हॉटोक, इन सबको आप लगाओ
उससे लाइन से। तो सन इस भी उसी क्रम में हम पढ़ा भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं, और आपको ईयर भी लिख दिए ताकि आपको याद भी रहे। तो रेले आयोग दोस्तों विश्वविद्यालय से रिलेटेड था। भारत में यूनिवर्सिटीज की जो शिक्षा है उससे रिलेटेड इसने कुछ सिफारिशें दी थी। रेले आयोग विश्वविद्यालय से रिलेटेड था, और दोस्तों इसी के तहत, इसी की सिफारिश, ये एक आयोग है, इसी की सिफारिश के तहत भारत में भारतीय विश्वविद्यालय, क्योंकि विश्वविद्यालय से रिलेटेड है ना, तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया था। कौन सा पारित किया गया था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। किसकी सिफारिश पे किया गया? रेले आयोग की सिफारिश पे। अब क्वेश्चन इसी लेवल पे आ रहे हैं, वो लेवल वाला जब जमाना चला गया, इसलिए थोड़ा सा डेप्थ में समझा रहे हैं। भाई आपको कोई चीज करा रहे तो अच्छे से ही कराएं, नहीं तो फिर आराम से खेलें हम भी और आप भी खेलो। तो हमारी कोशिश तो यही रहती है कि जब मैदान में उतरे ही हैं तो कोशिश करेंगे कि बेहतर खेलें, और प्रयास तो आपको करना चाहिए, हमको भी करना चाहिए। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम दोस्तों 1904 किसकी सिफारिश पे आया? रेले आयोग की सिफारिश पे आ गया साहब। ये विश्वविद्यालय से रिलेटेड था। अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये गवर्नर जनरल कौन था इस वक्त। तो दोस्तों बंगाल विभाजन करने वाले हमारे चचा करजन थे। चचा कहने में बुरा लगता, चाचा नहीं है ये, करजन के टाइम पे दोस्तों ये रेले आयोग आया। ये पूरी सोची समझी साजिश थी। इसमें इतने बुरे प्रावधान थे इस भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में कि मैं क्या ही बताऊं, मतलब बताना तो मुझे पड़ेगा ही, सुनना आप दिल पर कलेजे पे हाथ रख के क्या क्या बुरे बुरे इनने प्रावधान किए। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित हुआ 1904 में। करजन तब गवर्नर थे, और किसकी सिफारिश पे हुआ? रेले आयोग की सिफारिश पे। अब देखो दोस्तों भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के प्रावधान, क्या क्या इसमें प्रावधान थे वो और समझ लो, ठीक है? थोड़ा सा ये प्यार मोहब्बत में, फिर रिवीजन तो हम कर ही रहे। तो इन्होंने दोस्तों कहा कि जो यूनिवर्सिटी है, ठीक, यूनिवर्सिटी जो खुल रही थी लगातार, इसके यूनिवर्सिटी के जो अधिकारी होंगे, अधिकारी होते हैं ना हर यूनिवर्सिटी में, चांसलर, वाइस चांसलर वगैरह, इनकी नहीं चलेगी। हर चीज़ के लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। आपको कोई भी डिसीजन अगर लेना है तो सरकार इसमें परमिशन, सरकार से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी आपको। मतलब यूनिवर्सिटी की आज़ादी सब खत्म कर दी इनने। किनने? इस भारतीय विश्वविद्यालय नाश मिटे अधिनियम ने। सच में और क्या है, आज जैसे क्या होता था पहले कि कोई भी अगर यूनिवर्सिटी चल रही है तो अपने वो डिसीजन ले लेती थी कि इतनी तारीख से पेपर करा लेंगे, इतनी तारीख को रिजल्ट दे देंगे। ये सब सरकार से थोड़ी पूछा जाता, लोग कर लेते हैं अपने जो अधिकारी हैं बड़े बड़े। लेकिन यहाँ साहब चाचा करजन आए, उन्होंने सारा खेल खराब कर दिया और कहा कि नहीं, अपुनिच मालिक है, अपुनिच भगवान है, सारी चीज़ें पहले हमसे पूछो। तो यूनिवर्सिटी की सारी स्वतंत्रता खत्म करी भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ने। ठीक है दोस्तों, एक तो ये, और आप अगर यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे होंगे तो आपको पता होगा फेलोज होते हैं। जैसे नेट करते हो, जेआरएफ करते हो तो फेलो मेंबर बनाए जाते हैं कुछ स्टूडेंट जिन्हें कुछ पैसा मिलता है। तो पहले ये फेलो मेंबर दोस्तों 1-1 हज़ार बनाए जाते थे। मतलब इस करजन के, इस क्या कहूँ मैं, इस करजन को गालियाँ निकल रही हैं, तो इस करजन के आने से पहले हजारों बनाए जाते थे ताकि ज़्यादा बच्चे पढ़ें, ज़्यादा बच्चों को पैसे मिले। इसने कहा कि 50 से 100 ही बनेंगे, यानी 50 और से लेके 100 के बीच में ही बनेंगे। और वो भी कौन बनाएगी? यूनिवर्सिटी नहीं बनाएगी, सरकार बनाएगी। क्योंकि यूनिवर्सिटी की तो सारी पावर ही छीन ली गई थी बेचारी। यूनिवर्सिटी को तो दिव्यांग बना दिया, हैंडीकैप्ड बना दिया। तो 50 से 100 के बीच में ही फेलो बनेंगे। याद रखना, यूपीएससी में आ चुका है, वहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ऐसे आया था कि यूनिवर्सिटी में इसको उप सदस्य कहते हैं दोस्तों हिंदी में, फेलोज को। उप सदस्यों की संख्या 200 रख दी गई थी, वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। 50 से लेके 100 के बीच में दोस्तों रखी गई थी। ठीक, एक चीज और आपको याद रखनी है इसमें कि 5 लाख रुपए मिलेंगे यूनिवर्सिटी को और 5 वर्ष तक मिलेंगे। ये एक प्रावधान अभी आपको अच्छा लग रहा होगा, 5 लाख रुपए मिलेगा साहब। इससे पहले ना 50 लाख मिलते थे। मतलब 50 लाख का मतलब है कि
इससे पहले अनलिमिटेड पैसा दे देती थी सरकार, आप बजट बना के भेज देती थी यूनिवर्सिटी कि साहब इतना खर्चा हुआ, उतना आ जाता था। इनने कह दी तुम्हारा कोई बजट नहीं चलेगा, 5 लाख रुपए देंगे, उसी में खाओ, उसी में पियो, उसी में जो करना है करो, ठीक है। 5 लाख रुपए, वो भी 5 साल तक ही दिए जाएंगे, उसके बाद तुम अपना देख लो, तुम्हें देखना है सो। तो 5 लाख रुपए प्रति साल की ही व्यवस्था की गई थी, किसमें? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के तहत। तो पूरा देखो दोस्तों क्या क्या था कि यूनिवर्सिटी की सारी जिम्मेदारियां, सारे अधिकार छीन लिए गए। इसके बाद फेलोज की संख्या 50 से 100 के बीच में, और 5 लाख रुपए ही मिलेंगे 5 साल तक। ये आपने पूरा पढ़ा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। इसके बाद दोस्तों इसका हुआ विरोध, भयंकर विरोध हुआ, होना ही चाहिए था। अब कोई कृषि कानून हिंदुस्तान में आए थे तो वो उनको लोगों जनता को अच्छे नहीं लगे, तो उसका विरोध हुआ। तो ये तो किसी को अच्छा नहीं लगा, लठिया लेके पहुंच गई जनता, तुम्हारी ऐसी तैसी कर्जन हटाओ इसको। लेकिन इतना आसान नहीं था, कर्जन पावरफुल था, इसलिए कुछ समय लगा, लेकिन ये हटा। और क्यों हटा? क्योंकि एक नया कमीशन आया दोस्तों, उसको कहते हैं सैडलर कमीशन, सैडलर आयोग, सैडलर कमीशन। ठीक, ये दोस्तों आया 1917 में। कब आया? 1917 में। अभी हम पूरा रिवाइज करेंगे, बस ये और पढ़ा ना सैडलर कमीशन, 1-2 पॉइंट और रह गए, क्योंकि ये पूरा एक ही बार में खत्म कर दूंगा। ऐसा नहीं कि लिवर करूँ पार्ट 1 पार्ट 2, एक ही बार में। थोड़ा हो सकता है लंबा वीडियो हो जाए, लेकिन 2 बार में देख लेना मुस्कुराते हुए। तो दोस्तों सैडलर कमीशन जब आया, वो आया 1917 में। और तब गवर्नर कौन थे बताओ? कौन थे 1917 में गवर्नर? चेम्सफोर्ड। कौन थे? चेम्सफोर्ड गवर्नर थे। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1917 में भारत के गवर्नर जनरल थे। सैडलर साहब की अध्यक्षता में ही ये आयोग बनाया 1917 में, इसीलिए इसका नाम सैडलर है। अभी यही नहीं, अभी और सुनिए, इसमें याद करो कि अभी जो पिछला पढ़ाया था, समझाया था 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, वो कितना बुरा था, उसका विरोध हुआ। तो जब ये नया कमीशन बना तो हिंदुस्तानियों ने कहा कि भाई साहब हम तुम अंग्रेजों पर भरोसा नहीं कर सकते, तुम हो सकता है इससे भी बुरा बना दो। इसलिए इस सैडलर कमीशन में 2 हिंदुस्तानियों को भी शामिल किया गया, उनके नाम जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, नाम आपको दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा सा ऐसे टनटनाते हुए बिगाड़ दे रहा हूँ। ऐसे हिंदुस्तानी, ऐसे भारतीय जो इस सैडलर कमीशन में शामिल हुए। दोस्तों एक तो आपके 2 कम्युनिटीज फेमस थी तब, एक हिंदू लोग फेमस थे, एक मुसलमान फेमस थे, मतलब ज्यादा थे, फेमस का मतलब है ज्यादा थे तो ईसाई भी, जैन पता नहीं रहे होंगे, वैसे तो होंगे, हम कहाँ से आ गए, हम डाउनलोड थोड़ी हुए, तब भी तो जैन थे ही ना। तो एक हिंदुस्तान की तरफ से हिंदुओं का प्रतिनिधि था, उसका नाम था आशुतोष मुखर्जी। सही तो लिखा था, आशुतोष मुखर्जी। ठीक है साहब, आशुतोष मुखर्जी कौन हो गए? जो सैडलर कमीशन में शामिल हुए भारतीय। और एक साथ मुसलमानों की तरफ से थे जियाउद्दीन बर्नी। ठीक दोस्तों, यहां लिख दे रहा हूं ठीक से, जियाउद्दीन बर्नी। बैनर्जी वैसे लिखते हैं, जियाउद्दीन बैनर्जी कह लो, बर्नी कह लो, कहीं वैसे बैनर्जी ही नाम इसमें चलता है। जियाउद्दीन बैनर्जी कह रहा हूँ, सॉरी, बर्नी कह रहा हूँ, बर्नी अहमद, जियाउद्दीन अहमद। बर्नी पता नहीं कहाँ पहुंच गया मैं, बर्नी हो गई। बन्ना गाना चल रहा था हमारे घर में कल, बन्नो तेरी अखिया है हजारी, रात में कल नाच रहे थे बच्चे, तो वही बन्नो चल रहा था दिमाग में, वो लिख गया। पर अब तो साफ हो गया, जियाउद्दीन अहमद। ये मुसलमानों के प्रतिनिधि रहे इस कमीशन में, जबकि हिंदुओं के रहे आशुतोष मुखर्जी। हर कम्युनिटी ने अपना अपना भेजा, मतलब हिंदू और मुसलमानों ने, ताकि जो शिक्षा हो उस पर कोई भी अंग्रेजों का बड़ा प्रभाव ना रहे, हिंदुस्तान की भी आवाज़ सुनी जाए। तो सैडलर आयोग 1917 में आया। चेम्सफोर्ड तब गवर्नर थे। कौन? चेम्सफोर्ड। 2 भारतीय सदस्यों को इसमें शामिल किया गया, आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद। क्लियर? अब हम पूरा रिवाइज करते हैं दोस्तों। ठीक, पूरा यहाँ पे आपको बढ़िया तरीके से रिवाइज करा देता हूँ टनटनाते हुए। ठीक, देखो सबसे पहले विवाद हुआ था प्राच्यवादी और आंग्लवादियों में। तो प्राच्यवादी पुराने लोग कौन थे? जेम्स प्रिंसिप, विल्सन, चार्ल्स विल्किंस और विलियम जोन्स। जबकि अंग्रेजों में कौन था दोस्तों? मैकाले, अंग्रेज खोपड़ी वाला, जो लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष था, और एल्फिंस्टन।
ये अंग्रेज की खोपड़ी चलती थी ना, तो ये अंग्रेजों की खोपड़ी वाला था। ये भी एल्फिंस्टन भी अंग्रेजों की खोपड़ी वाला था। फिर मैकाले मिनट्स ये ले आए थे मैकाले, और ये 1835 में आया था, जिस वक्त लॉर्ड विलियम बेंटिक, बैंक लिख गई है क्या, ये लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, ठीक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्होंने कहा कि कुछ नहीं, अंग्रेजी चलेगी, क्योंकि यूरोप की एक लाइब्रेरी पूरे हिंदुस्तान के साहित्य से अच्छी है। और इन्होंने साहब अंग्रेजी कर दी, और एक छन छन के एक साहब शिक्षा जाए उसका सिद्धांत दिया, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, जो कि फेल हो गया। फिर 1854 का वुड्स डिस्पैच आया। डलहौजी साहब तब गवर्नर थे। अंग्रेजी साहब पढ़ेंगे अपर क्लास के, यानी हायर एजुकेशन में जाएंगे, बोलो लोकल लैंग्वेज में पढ़ लो, बच्चे जितने भी चना मटर हैं सबको वहीं हिंदी में ही पढ़ा देंगे। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे टीचर्स के लिए, प्राइवेट कॉलेज भी खोल लो, पैसा देगी सरकार, जिसको कहेंगे सहायता अनुदान, ग्रांट इन एड। और ये भी कहा कि प्रत्येक प्रांत में एक शिक्षा विभाग होना चाहिए, और यूनिवर्सिटी बना दी 3, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, यही प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। 1857 में ये यूनिवर्सिटी बन गई। फिर उसके बाद हंटर कमीशन आ गया, हंटर चला के, ठीक, हंटर कमीशन आया लॉर्ड रिपन के टाइम में। कब आया? लॉर्ड रिपन के टाइम में, जिसने कहा कि शिक्षा की जिम्मेदारी नगर बोर्ड और जिला बोर्डों को भी दे देनी चाहिए, ठीक। फिर रेलवे आयोग आ गया दोस्तों, रेल चला दी इन्होंने, ऐसी रेल चलाई इंडिया की, रेल बन गई इंडिया की। इन्होंने विश्वविद्यालय से संबंधित भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित करवा दिया, और रेलवे आयोग ने इंडिया की रेल निकाल दी। और करजन तब कौन थे? गवर्नर। फिर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया, जिसने 1904 का, जिसने यूनिवर्सिटी की पूरी आज़ादी छीन ली, ऐसी तैसी मार दी, सब कुछ सरकार का ही हक हो गया। सदस्य जो फेलोज थे उनकी संख्या 50 से 100 तक सीमित रख दी। 5 लाख रुपया ही मिलेंगे, वो भी 5 साल तक यूनिवर्सिटीज को। फिर सैडलर आयोग आ गया 1917 में, जिसमें 2 लोग शामिल हो गए, आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद। इस वक्त गवर्नर कौन था? चेम्सफोर्ड। ठीक दोस्तों, अब छोटा सा और रह गया है, वो भी आप देख लो। अगली है हॉर्टोग समिति। हॉर्टोग, ये कभी कभी सीक्वेंस से आ जाते हैं, ठीक। हॉर्टोग आयोग कह लो इसको, समिति क्यों आयोग कहते हैं। हॉर्टोग आयोग दोस्तों आया 1929 में, ठीक है, 1929। पहले तो आपको ये याद रखनी है, याद तो हो ही रहा हो ना, आपको सारी सीक्वेंस समझाई दी है। बाकी इसकी पीडीएफ भी देंगे, आप मुस्कुराते हुए उसको 1-2 बार देख लेंगे, आपको याद हो जाएंगी। हॉर्टोग समिति आयोग बनी दोस्तों 1929 में। कब बनी? 1929 में। इस वक्त गवर्नर कौन था दोस्तों? तो इरविन थे, लॉर्ड इरविन। कौन था? इरविन। वो गांधी इरविन समझौता हुआ था, वो 1931 में हुआ था ना, तो वही टाइम चल रहा है। लॉर्ड इरविन हॉर्टोग समिति के टाइम पे गवर्नर थे। इस हॉर्टोग समिति ने दोस्तों, हॉट मतलब हॉर्टोग ने हर्ट कर दिया, हर्ट करके ना तो बुरा लग गया, हर्ट करना होता ना, इस हॉर्टोग ने हर्ट कर दिया और ये कह दिया इस नासमिटे ने कि हिंदुस्तान के जो ग्रामीण प्रवृत्ति के लोग हैं, गांव देहात के लोग हैं, उन्हें तो पढ़ाओ ही मत, वो कहूँ काम के है ही नहीं। यानी कि इस हॉर्टोग वाले ने कहा कि ग्रामीण समाज को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये कहा था इसने, मिल जाए तो बताएं इसे। देखो हम गांव से हैं कि नहीं, पढ़े लिखे नहीं होते तो यहाँ कैसे खड़े होते, कैसे नहीं पढ़ सकते। ये कहा था इसने कि गांव के लोग पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, खेती बाड़ी करने दो। यानी हॉर्टोग समिति ने हर्ट कर दिया था। 1929 में ये आया था और इरविन साहब तब गवर्नर थे। बस इतना ही आपको जानना है हॉर्टोग समिति में। एक दोस्तों आखिरी बचता है, वो है सार्जेंट योजना। कौन सी है? सार्जेंट योजना, और ये आखिरी है इस पूरे एजुकेशन से रिलेटेड रिफॉर्म्स में, ये आखिरी योजना है। ये 1944 में आई, ठीक। कौन सी? सार्जेंट योजना 1944 में आई। अब दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि 1944 में गवर्नर कौन था, ये आपको कमेंट में बताना है। कमेंट में बताओ, कमेंट करिए 1944 में गवर्नर कौन था, ठीक। मस्त मजे के साथ आप धुआंधार ये कमेंट बताइए कि 1944 में जब भारत का गवर्नर कौन था। इन्होंने दोस्तों ये कहा, सार्जेंट 1944 में
इन्होंने ये कहा कि अब हम अंग्रेज जाने वाले हैं, तुम संभाल लो अपना जो कुछ संभालना है। मतलब ये तो 1944 के टाइम की बात है, देश लगभग आज़ादी की तरफ है। इनकी रिकमेंडेशन बहुत मायने रखती ही नहीं है। बस इन्होंने कहा कि शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, नॉर्मल बात है, शिक्षा का में प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, निजीकरण आना चाहिए, महिलाओं को अच्छी शिक्षा मिले, थोड़ा प्रोफेशनल सिलेबस होना चाहिए। ये सब बातें किसने कही थी दोस्तों? सार्जेंट योजना ने। तो आपको सिर्फ इतना जानना है कि ये कब आई थी, 1944 में। इस तरीके से आपने पूरे भारत के शिक्षा से संबंधित सुधारों को समझा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हम 1 मिनट में फिर से आपको ईयर याद करवा दें। तो सबसे पहले कौन सा आया था? मैकाले मिनट 1835 में। गवर्नर कौन था? विलियम बेंटिक। फिर कौन सा आया? वुड्स डिस्पैच 1854 में। गवर्नर कौन था? डलहौजी। फिर आगे कौन सा था? हंटर चलाया था टनटनाते हुए। हंटर कब आया? 1882 में। गवर्नर कौन था? लॉर्ड रिपन। फिर रेल बना दी इंडिया की, रेलवे आयोग आ गया 1902 में, जो किससे रिलेटेड था? विश्वविद्यालय से। और तब गवर्नर कौन था? कर्जन। ठीक। फिर इसके बाद कौन सा आ गया था? 1917 में सैडलर आयोग, क्योंकि विरोध हुआ था ना कर्जन वाले का। तो सैडलर आयोग कब आया? 1917 में। 2 हिंदुस्तानी शामिल हो गए, एक आशुतोष मुखर्जी, एक जियाउद्दीन अहमद। फिर कौन सा आ गया? ये आपका सार्जेंट योजना 1944। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप तैयारी करिए अपनी कि आपको चीज़ें क्लियर समझ में आए। पीईटी का भी फॉर्म आ गया है, उत्तराखंड पीसीएस का भी फॉर्म आ गया है, आरओ का भी परीक्षा लगी हुई है, और उत्तर प्रदेश पीसीएस 2025 की भी परीक्षा लगी हुई है। 2025 में दोस्तों अगर नौकरी नहीं लगी तो फिर आपकी तैयारी बेकार है, क्योंकि इतनी वैकेंसी अब 3-4 साल आनी भी नहीं है। बुरा मत मानो, यही कड़वा सच है। ठीक, मुस्कुराते रहिए दोस्तों। अब हमारे जो फैमिली में बच्चे आ रहे हैं, आने वाले हैं, वो आने ही वाले होंगे, इसलिए मैं वीडियो जल्दी से कंप्लीट करूं, नहीं तो बीच में रायता फैल जाएगा। ठीक दोस्तों, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इस तरीके से हम बीच बीच में टॉपिक आपके लाते रहेंगे, ताकि आपका रिवीजन भी हो सके और आपको डेप्थ में नॉलेज भी पता चल सके। ठीक दोस्तों, शुक्रिया।